नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिंह, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जीव में जनन कैसे होता है, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट आपको दिखाया गया है, तो आज हम जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। क्योंकि जनन दो प्रकार से होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम बहुत अच्छे से विस्तार से जानने वाले हैं। अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है, किन विधियों से होता है। उसके साथ ही आप सबों से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जीव विज्ञान को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप अपने सरल शब्दों में समझना चाहते हैं और क्लास में ही एक वीडियो को देखते हुए आप प्रश्नों को याद कर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। जानते हैं अलैंगिक जनन, जब एक ही जीव से संतति की उत्पत्ति हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में अमीबा जो है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, उसका आकार कैसा भी हो सकता है। आप खुद से भी बना सकते हैं अमीबा को, आप खुद से भी अमीबा को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये अमीबा हो गया, ये अमीबा बन गया। आप अमीबा को अब अपनी भाषा में कहो तो डायरेक्ट की इसकी कोई आकृति होती ही नहीं है, जैसा बना देंगे वैसा ये अमीबा ही हो जाता है। ये आपका अमीबा तैयार। आप इसको इसके केंद्रक को टूटने की स्थिति में भी दिखा सकते हैं। आप ऐसे करके बना दें और इसका एक केंद्रक यहां बना करके और टूटने की स्थिति को आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे लगे कि ये अमीबा का केंद्रक आपस में टूटने वाला है, दो भागों में बंटने वाला। आप अपने आप भी बना सकते हैं। तो यह अमीबा का केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है। अमीबा में होता है द्विखंडन। अलैंगिक जनन की द्विखंडन एक विधि है जिससे जीव का शरीर दो भागों में बंटता है, उसके केंद्रक दो भागों में बंटते हैं और दो जीवों का जन्म हो जाता है। एक सवाल आता है कि क्या कोई जीव अमर होता है? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, जीव अमर होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें द्विखंडन हो या बहुखंडन हो, या उनके पत्तियों से या उनके जड़ों से या उनके शरीर के किसी भी अंग से नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, वैसे जीवों को अमर कहा जाता है। क्योंकि वो कभी मरते नहीं है, नष्ट नहीं होते हैं। बैक्टीरिया भी है, प्रत्येक 20-25 मिनट या आधे घंटे के अंतर्गत वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं, और उसके दोनों पार्ट जो है अलग अलग 2 बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो मरते ही नहीं है, इसीलिए एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा गया है। क्लियर होगा आपको? तो यहां हम जान रहे ये अमीबा के बारे में। अमीबा का शरीर जब परिपक्व होता है, परिपक्व अवस्था में आता है, तो इसके केंद्रक बढ़ने लगता है, बढ़ करके 2 टुकड़ों में विभाजित होता है और यहां बढ़ करके 2 अमीबा यानी 2 पुत्री कोशिका को जन्म देता है। यह आपका क्लियर हो गया होगा कि अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। परीक्षाओं में पूछता भी है। अगला है, आप यहां देख सकते हैं, यहां पर है ईस्ट। ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है। इनमें जो जनन है मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट है। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये जो है ईस्ट में जब ईस्ट का शरीर परिपक्व होता है, जब ईस्ट परिपक्व होता है, यह भी परिपक्व होने की अवस्था में इनके शरीर पर एक मुकुल निकलता है। इसको उद्वर्ध भी बोला जाता है, प्रवर्ध भी बोला जाता है। तो ये मुकुल निकलता है, मुकुल निकल करके इसके केंद्रक, यहाँ पर इसके केंद्रक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रक है। ये केंद्रक 2 भागों में बंटता है और ऐसे ये मुकुल बड़ा होता है और बड़ा होकर के और भी इसके ऊपर से मुकुल निकलने लगता है, और ऐसे एक श्रृंखला में, एक लाइन में जो है ना, बहुत सारे मुकुल निकल करके बहुत सारे ईस्ट को जन्म देते हैं। और जब ये इनके शरीर से टूट जाता है तो एक अलग ईस्ट हो जाता है। जैसे कि आप इसे बना सकते हैं, और यहां से इसका मुकुल निकला, फिर ऐसे करके आप बना देंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसे करके आप बनाते जाएंगे। ये जो है ईस्ट है, और ये अगर यहां से टूट जाता है, यहां से टूट जाता है, तो भी ये दूसरा जीव, मतलब कि ईस्ट का अगला जीव इसमें हो जाएगा, ये जीवित हो जाएगा, ये मरेगा नहीं। इसलिए इन जीवों को अमर भी कहा जाता है। तो ये रहा ईस्ट में मुकुलन। जैसा कि आपने देखा, आप स्वयं से भी बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे स्वयं से बन जाएगा। ये रहा ईस्ट में मुकुलन। ये अलैंगिक जनन की मुकुलन एक विधि है जिसमें शरीर के परिपक्व होने की अवस्था में शरीर पर एक उद्वर्ध निकलता है, वह उद्वर्ध बड़ा होकर के एक नया जीव का रूप लेता है। तो क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं।
ये आप देख सकते हैं, अगर मैट्रिक में अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो इससे आपका दर्शन हुआ होगा, है ना। ये है हाइड्रा, हाइड्रा है, हाइड्रा है। हाइड्रा में भी जनन मुकुलन के द्वारा होता है, इसके पहले जो अभी हुआ था, हाइड्रा में भी मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये है हाइड्रा, और हाइड्रा का मुख यहां दिखाया गया कि ये मुख है हाइड्रा का, और ये इसका बाकी शरीर की अन्य भाग है, और यहां ये लगा हुआ है, इसका आधार स्तर है। इसके शरीर से जब ये हाइड्रा परिपक्व होता है तो हाइड्रा के परिपक्व होने के पश्चात इनके शरीर से एक उद्वर्ध निकलता है, इसके शरीर से उद्वर्ध निकलता है जिसको हम कलिका कहते हैं, और यही कलिका विकसित होकर के एक नया हाइड्रा जीव बनता है। तो यहां से भी हमने देखा कि ये उद्वर्ध निकला, उद्वर्ध निकल करके परिपक्व हुआ और उसके शरीर से अलग होगा और फिर एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो हाइड्रा में भी मुकुलन विधि द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है। यह भी आप क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में पूछता है कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो आप बता सकते हैं मुकुलन द्वारा। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा, माफी चाहूंगा, द्विखंडन के द्वारा। और फिर पूछेगा कि इष्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा, आप बता सकते हैं। तो बड़े ही आसान शब्दों में आप इसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये सब हम जान रहे हैं अलैंगिक जनन की विधि। लैंगिक जनन को भी हम विस्तार से जानेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। सबसे पहला हमारा वीडियो था परागण, परागण की, पुष्प में परागण की विधि किन विधियों से होती है, पुष्प में परागण कैसे होता है। दूसरा हमारा वीडियो था जीवों में जनन, जीवों की जीवन अवधि, किस जीव की कितनी उम्र होती है। अगर आपने हमारा इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। अभी हम जान रहे हैं अलैंगिक जनन। अब यहां देखिए, ये तो सब जानते हैं, समोसा खाए होंगे, समोसा में आलू भरा रहता है, यही है आलू। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी अगर आलू का चित्र दिखा तुरंत पहचान जाएंगे कि ये आलू है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है आंख, इसको आंख कहते हैं। ये आंख बड़ा होकर के आलू के पौधे का रूप लेता है। तो जब आलू परिपक्व होता है, आलू का एक जब ऐसा समय आता है जब उनमें उनके धंसे हुए भागों से, जिसे आंख कहते हैं, वहां से कलिकाएं निकलती हैं, और यही कलिकाएं विकसित होकर के नए जीव को जन्म देती है, नए आलू के पौधे को जन्म देती है। अब जैसे कि ये एक आलू है और यहाँ पर एक आंख है, इसके एक टुकड़े को काट करके, आप आलू की खेती किए होंगे, देखे होंगे, बिया काटाता है चाकू से, और एक आलू होता है, अगर उसमें 5 आंख है तो 5 टुकड़ों में विभाजित करके और 5 जगह लगाइए तो 5 जगह 5 आलू के पौधे हो जाएंगे। और 5 आलू के पौधों में अगर 10-10 भी आलू अगर होता है तो एक आलू से 5 आलू के पौधे, और 5 आलू में 50 जो है 50, 60, 70 और 100 आलू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये अलैंगिक जनन एक बेहतर जनन है, एक तरीके से माना जाए कि इसमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ी नहीं, एक ही आलू से अनेक आलू हो गए। तो जब किसी एक जनक से अनेक जीवों का जन्म हो जाए तो इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। अगर अलैंगिक जनन नहीं होता तो इतने ज्यादा आलू हमारे खेतों में नहीं दिखते, है ना। बहुत सारे फसल है जो कि अलैंगिक जनन अगर उनमें नहीं होता तो ज्यादा मात्रा में पौधे नहीं रहते, फिर भूखमरी की स्थिति आती। तो आपने देखा आलू में कलिका आंख होता है, उस आंख के स्थान से जब आलू में परिपक्वता आती है, जब वो तैयार होता है, मेचर हो जाता है, तब उसमें एक कलिका निकलती है, वो कलिका विकसित होकर के और नए पौधे को जन्म देती है और उससे आलू बहुत सारा निकलता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपने देखा इसको कि यह अदरक, अदरक में भी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। इनमें जो है इनके पर्व संधियों से कलिकाएं निकलती हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कलिका निकला हुआ है, यही कलिका जो है, यही कलिका विकसित होकर के नया अदरक बनेगा, अदरक का पौधा बनेगा। ये कलिका यहाँ से भी विकसित होगा, 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 यहाँ से एक पौधा, यहाँ से एक पौधा, यहाँ से एक पौधा निकलेगा, यहाँ से एक पौधा हो जाएगा, यहाँ से एक पौधा होगा। अगर इसको तोड़ तोड़ के अलग भी लगा दिया जाए तो अलग अलग, एक अदरक से 10 अदरक बन सकता है, और 10 अदरक अलग अलग जगहों पर लगा करके 10 अदरक के पौधे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अलैंगिक जनन की यह एक विधि है। इनमें भी पर्व संधियों से, इनके पर्व संधियों से, पर्व संधि उसको कहा जाता है, पर्व मतलब होता है पत्ता, संधि मतलब होता है जोड़।
पर्व संधि यानी पत्ते का जोड़, यहाँ पर इनके पत्ते भी लगे रहते हैं और वह बड़े होकर के ऊपर निकल जाते हैं, धरती से ऊपर निकल जाते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपको कलिकाएं निकलती हैं, ये कलिकाएं विकसित होकर के नए अदरक के पौधे को जन्म देती हैं। यहाँ पर जड़ें भी आप देख सकते हैं, जड़ें जमीन के अंदर चली जाती हैं। तो इस प्रकार आपने अदरक को भी देखा कि इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह है भूस्तरिका होता है, यहाँ पर भूस्तरिका। यह है जलकुंभी। आपको बताते चले कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी बहुत ही जल्दी ऐसे भूस्तरिका, अब ये जो है आगे बढ़ेगा और एक और जलकुंभी को जन्म देगा। ये जो है ना, ये यहाँ से ये जो है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ते हुए इसमें एक और जलकुंभी निकलेगा, ये आगे बढ़ेगा, एक और जलकुंभी निकलेगा। ऐसा करके बहुत सारे जलकुंभी एक दूसरे से जुड़े हुए हो जाते हैं और पानी पर यानी कि तालाब की सतह पर बड़े तेजी से विकसित हो जाते हैं। देख रहे हैं आप कि तालाब में हमने आपको बताया कि इससे बंगाल का आतंक कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं। आपको बताते चलें कि बंगाल में बहुत ज़्यादा मछली की खेती होती है और क्योंकि मछली खेती में ही आता है, कृषि में ही आता है, तो मछली पालन की जाती है, मछली खेती की ही एक अंग है। तो वहाँ पर बहुत सारे तालाब हैं और उन तालाबों में लाखों की मछली डाली जाती हैं और मछलियों को दाना दे करके और उनको पालन करके और फिर उसे लाखों की मछलियाँ कई लाखों में बेची जाती हैं। पर ऐसा होता है कि ये जो जलकुंभी है पानी की सतह पर आता है और बड़े तेजी से फैल करके पानी के पूरे सतह को ढक लेता है। पानी के जब पूरे सतह को ढक लेता है तो एक तो ऊपर से ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऊपर से दाना भी नहीं डाला जा सकता है मछलियों को, और इसके साथ ही इनकी जो जड़ें हैं पानी के ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और मछलियां, आपको पता है कि पानी में ही ऑक्सीजन जो घुलित रहता है, उसी घुले हुए ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों की मदद से, क्लोन की मदद से लेकर के और सांस लेती हैं। तो उस स्थिति में मछलियां मरने लगती हैं। आपने देखा होगा, आप अपने गांव जवार के भी तालाब पोखर में देखते होंगे कि कई बार मछलियां मरने लगती हैं। आप वहां जाकर के एक चीज जरूर देखिएगा कि उस तालाब या पोखर में जरूर जलकुंभी ज्यादा मात्रा में फैल गया है और पानी के ऑक्सीजन को सोख लिया है, जिसके कारण मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और वे मरने लगती हैं। तो बंगाल में बहुत सारी मछलियों का नुकसान इसी के कारण हो जाता है। इसलिए बंगाल का आतंक है, ये बंगाल के तालाबों का आतंकवादी है, इसे पहचान लीजिए। ये भूस्तरिका से, इसमें भी अलैंगिक जनन होता है, इसमें भी दो जलकुंभियों को मिलने की जरूरत नहीं है। ये एक ही जलकुंभी के जड़ों से इसका ये आगे भाग निकलेगा और इसमें एक नया जलकुंभी हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ा, फिर इसमें एक और नया जलकुंभी हो जाएगा। ऐसा करके बहुत सारे जलकुंभियों का विकास होता है। आपने जाना कि इसको बंगाल का आतंक या महाविपत्ति भी कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह है ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा। यह पत्थर चट्टा है, आप इसे देख सकते हैं, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में भी अलैंगिक जनन इनके पत्तियों द्वारा होता है। इनके पत्तियों में कटे कटे निशान होते हैं। इन कटे कटे निशानों से, कटे कटे भागों से नई नई कलिकाएं निकलती हैं और ये नई नई कलिकाएं विकसित होकर के नए नए पौधों को जन्म देती है। एक पौधे से 40, 50, 60 पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, किसी से 20 भी, जितने कटे हुए भाग होंगे उतने पौधे हो सकते हैं। तो यह है ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा। कलंचु वर्टिसिलेटा, ये जो है पत्तियों द्वारा, उनमें पत्तियों का रूपांतरित भाग के द्वारा ही नए जीवों का जन्म होता है, यानी नए ब्रायोफिलम पौधे का जन्म होता है। आपको बताते चलें कि ये जो पत्थर चट्टा है, अगर आपके पेट में पत्थरी हो तो इस पत्थर चट्टे के पत्ते को लेकर के एक पत्ता लीजिए और 1 कप पानी में उबालिए कि वो पानी आधा कप हो जाए, उतना देर तक उबालिए और फिर उसे पीजिए। तो पेट का जब जहाँ भी पत्थरी हो वह पेट की पत्थरी गल करके गिर जाता है। तो आपके लिए फायदेमंद भी है, ये जड़ी बूटी के रूप में भी काम आता है पत्थर चट्टा। या इसे आप साधारण पकौड़ी बना करके खा सकते हैं या इसको डायरेक्ट चबा करके भी खा सकते हैं। थोड़ा स्वाद में अजीब लगता है, लेकिन वो जब खाने की आदत लग जाएगी तो आप खा भी सकते हैं और अपने पत्थरी को गला सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है और ये पत्तियों से ही हो जाता है। आप अपने घर पर इसे जरूर रखें। पत्थरी के मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक है पत्थर चट्टा, इसीलिए इसका नाम भी है पत्थर चट्टा। समझिए कि आपके पेट के पत्थर को चाट जाएगा, खत्म कर जाएगा। तो ये रहा पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में अगर कहा जाए कि पत्थर चट्टा में किस अंग से नए पत्थर चट्टा की उत्पत्ति होती है या उसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो पत्तियों से। फिर आगे हम बढ़ते हैं।
यहां पर आप देख सकते हैं यह है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास में बनते चल बीजाणु। अब इसमें बनता है चल बीजाणु। ये है चल बीजाणु। बीजाणु दो तरीके से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु। इनमें ये जो है फ्लैजिला होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फ्लैजिला और हिंदी में कसाभिक कहते हैं। ये कसाभिक है, दो कसाभिक इनमें होते हैं। इनमें होता क्या है, और ये है क्लेमाइडोमोनास के बाद ये है एस्परजिलस, इसका नाम है। ये एक शैवाल है और इसमें भी चल बीजाणुओं के द्वारा यानी कोनिडिया के द्वारा जनन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गोलाकार रूप में ये कोनिडिया बना हुआ है और यह कोनिडिया विकसित होकर के इसके शरीर से अलग होता है और नया एस्परजिलस बन जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा। अब यहाँ पर देखिए कितने एस्परजिलस, एक एस्परजिलस से कितने एस्परजिलस बनेंगे, सैकड़ों एस्परजिलस बनेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना अलैंगिक जनन में इतने सारे जीवों के बारे में, किन में जनन किन विधियों द्वारा होता है, जैसे कि आप इस पर देख रहे हैं, इस बोर्ड पर देख रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए, हमसे बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।